हेलो बच्चों, माय नेम इज निवेदिता एंड वेलकम टू ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, हमने क्लास 9th के जो टोटल 4 केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें से 3 को कवर कर लिया है और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, अभी तक जो भी हमने जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि हमने क्या पढ़ा कि एटम क्या होता है। एक इनडिविजिबल यूनिट है, जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ एटम के बारे में पढ़ा कि किसी कोई ऐसी चीज जिसको हम और ज्यादा नहीं डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी, एटम कहलाएगी। अब लेकिन जो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कुछ नई थ्योरी, ऐसा कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जिससे पता चलेगा कि नहीं, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर एटम बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन्हीं सब का जो टोटल अरेंजमेंट एटम में किस तरह से होता है, कैसे होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा जब हम छोटे थे तो हम एक गेम खेला करते थे कि हम अपने प्लास्टिक के स्केल को लेके इस तरीके से हेड पे अपने रब करते थे और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके पास उसको लेकर जाते थे। तो वो क्या करता था, स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। या फिर जो पेंसिल होती थी उसे जब हम शार्प करते थे तो उसका जो छिलका निकलता था उसके साथ ये चीजें हम करते थे। तो ये हम एज अ गेम खेला करते थे। ठीक है, उस समय हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसे हम एक गेम की तरह खेल लेते थे। बट आज हमारे पास इसका क्वेश्चन भी है और आंसर भी कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी मतलब मैटर होता है, मान लीजिए वो स्केल ही है, तो उस स्केल में कोई ना कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मीन्स जब उनसे रब करते हैं तो उसमें कोई चार्ज जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जो चार्ज उस पर रहता है या जिस चार्ज की वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट करता है वो निगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, निगेटिव कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, किसी चीज को अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, पॉजिटिव मतलब डोनेट करना, नेगेटिव मतलब खींचना। दैट मीन्स उस पर कोई निगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी। तो वो जो निगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है उसी को 1900 में जे थॉमसन ने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मींस एटम के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो कहलाया क्या, इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया तो इससे ये पता चला कि मींस एटम कैन बी डिविजिबल। ये एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। बट उससे भी पहले 1886 में एक साइंटिस्ट थे, ई गोल्ड स्टीन। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब से गैस पास कराई थी, तो उसमें से कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज निकली थी जिनका नाम था कैनॉल रेज। उन्होंने नाम दिया था कैनॉल रेज और उन्होंने बताया था कि वो क्या था, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया था। तो जो वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसको नाम इन्होंने दिया था क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन नाम दिया था 1886 में। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल उस समय खोजा गया था जो पॉजिटिव चार्ज था जिसका नाम प्रोटॉन दिया गया, और एक सब एटॉमिक जे थॉमसन ने नाम बताया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये पता चला कि एटम इनडिविजिबल यूनिट तो है, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, बट एटम में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मींस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट जो इनका चार्ज होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से दिखाते हैं और प्रोटॉन को पी प्लस से दिखाते हैं। टोटली ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये। ओके, क्लियर। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्या सिर्फ यही दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, या कुछ और भी होता है, या फिर अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे एटम में हैं तो ये किस तरीके से अरेंज हैं, कहाँ पर अरेंज होते हैं, कैसे बने होते हैं। ओके, तो चलिए हम इसके हिसाब से एटॉमिक मॉडल साइंटिस्ट जितने भी हुए तो उन्होंने अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए। पहले जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर्स आए। तो हम वन बाय वन सबके एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट कैसा था।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो सबसे पहले जिस एटम के मॉडल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल। जी हाँ, वाटरमेलन भी कह सकते हैं या फिर क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस अभी अभी आके गया है ना, तो क्रिसमस पुडिंग भी कह सकते हैं उसको, मॉडल को। उस मॉडल में था क्या, उन्होंने बताया एक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, और इसमें कुछ माइनस चार्जेस को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, ठीक, और ये सारा जो था ये पोर्शन पॉजिटिव चार्ज का था, ठीक। जो नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं वही नेगेटिव चार्ज होंगे और बाकी का पूरा स्फीयर जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। तो इसको उन्होंने वाटरमेलन से कैसे कंपेयर किया, उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से वाटरमेलन में रेड इडेबल पार्ट में ब्लैक सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसी वजह से इसे सर जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल कहा गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन के रेड पार्ट में ब्लैक सीड्स एम्बेडेड होते हैं, सेम उसी तरह प्रोटॉन का एक स्फीयर होता है, स्फीयर मतलब गोला, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होते हैं। तो इन्होंने एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया, ठीक। यही था इनका मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं हम इसे, या फिर हम इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। बट ये मॉडल आगे तक फॉलो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो बाकी के साइंटिस्ट आए, जैसे कि रदरफोर्ड आए, बोर्स आए, तो ये जो इन्होंने अपनी थियोरी दी, इसने उनके मॉडल्स को क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए इनका मॉडल आगे फॉलो नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं जो दूसरे साइंटिस्ट रदरफोर्ड आए, उन्होंने क्या बताया एटम के मॉडल के बारे में। तो हम सबसे पहले रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मॉडल बताने के लिए उसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बताया उन्होंने एटॉमिक मॉडल को, ठीक है। अभी हमने लिखा जे थॉमसन का मॉडल, जो भी उसके पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने जो भी कुछ बताया उसे लिख लिया है। अब हम रदरफोर्ड का पहले डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल उन्होंने मतलब एक पतली शीट हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही थिन फिल्म की जरूरत थी, बहुत ही थिन शीट, बहुत पतली से पतली शीट की जरूरत थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिए जिसके 1000 एटम की अप्रॉक्स थिकनेस ली उसकी। ये छोटे छोटे जो सर्कल आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो डॉट है वो मतलब न्यूक्लियस दिखाया गया है। अब हुआ क्या, ये फॉइल लेने के बाद इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे अल्फा कुछ, उनको क्या किया, इनसे पास कराया। तो जब इन्होंने पास कराया तो इन्होंने 2-3 चीजें नोटिस की, ठीक है, इस प्रैक्टिकल में। पहली जो चीज इन्होंने नोटिस की वो क्या थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना अपना पाथ डेविएट किए सीधे निकल गए, बिल्कुल, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से भेजे गए तो बिना अपना पाथ डेविएट किए बिल्कुल सीधे निकलते चले गए, ठीक। एक तो ये चीज इन्होंने नोटिस की। दूसरी चीज इन्होंने नोटिस की कि कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम हम कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गए, ठीक है। बहुत मतलब अगर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स, लगभग 12,000 पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया, तो उसमें से कुछ ऐसे थे जो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो गए, लाइक दिस, ठीक है। ये है जैसे ये अपने पाथ से थोड़ा बहुत डेविएट हो गया। एंड थर्ड वन कि उन्होंने ये देखा कि 12,000 में 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को जब पास कराया गया, उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पर वापस लौट आया। 12,000 में सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने पाथ पर वापस लौटा। मतलब अगर 12,000 करके कई सारे किए जाए तो हर 12,000 पे एक पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो अपने पाथ पे वापस लौट रहा था। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो पहला कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट नहीं हो रहे थे, उसका रीजन ये है, दैट मीन्स एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पास हो गए, ठीक। दूसरा ये था कि जो कुछ अपने पाथ से डेविएट हो गए, तो इनके कहने का मतलब ये है, चूंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दैट मीन्स एटम के अंदर कुछ तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से जब वो थोड़ा सा उसके पास आया तो अपने पाथ से डेविएट हो गया। हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो इस वजह से जब अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज था वो पास हुआ, तो एटम के अंदर दैट मीन्स कुछ ऐसा पॉजिटिव है जिसकी वजह से वो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। अब थर्ड वन कि 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आता है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो भी पॉजिटिव चार्ज चीज है, एक तो वो बहुत सॉलिड है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सॉलिड है, दूसरी चीज वो बहुत छोटी है, मतलब इतनी छोटी है कि अगर हम 12,000 अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं तो सिर्फ एक टकरा के वापस आ रहा है, बाकी के सारे या तो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, सीधे निकल जा रहा है स्ट्रेट। तो वो बहुत ही छोटी सी चीज है। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को मिलाकर उन्होंने जो कंक्लूजन बनाया, जो पोस्टुलेट बनाया, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरह का एटॉमिक मॉडल दिया। तो बच्चों ये है बोहर्स का मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि बोहर्स के मॉडल की ज़रूरत पड़ी क्यों रदरफोर्ड के बाद। देखिए, रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल बताया, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, उसके वेट के बारे में बताया, सब कुछ बताया। बट उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो पूरे मतलब जो एटम होता है उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो किसी भी चीज़ में अगर कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, और एक्सीलरेशन होने की वजह से धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो एटम के न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये था रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए फिर आया बोर्स का मॉडल ऑफ एटम। बोर्स ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, बट अपने ही एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने बताया कि एटम के अंदर अलग अलग शेल्स डिवाइड होते हैं। उन अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन के कुछ फिक्स नंबर होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और उसकी चारों तरफ एक सर्कल है जो फर्स्ट शेल है, जिसे के कहते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट शेल भी कह सकते हैं या के शेल भी कह सकते हैं। उसके बाद है 2 जिसे एल शेल कहते हैं, उसके बाद है 3 जिसे एम शेल कहते हैं, और उसके बाद है एन जिसे कि हम फोर्थ शेल या एन शेल भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फिक्स हैं कि फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने ही एनर्जी लेवल पे चक्कर लगाते रहेंगे। तो अगर वो अपने एनर्जी लेवल पे चक्कर लगाते रहेंगे, अपने ही ऑर्बिट पे नाचते रहेंगे, तो उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कंजर्व रहेगी। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो वो एटम के न्यूक्लियस में गिरेंगे नहीं और एटम एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए सारे एटॉमिक मॉडल्स में से बोहर्स के मॉडल को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसे ही फॉलो किया जाता है। तो चलिए अब हम सारी मॉडल्स को एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं।